हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल उत्तराखंड में। दोस्तों, अभी तक हम परमार वंश का पार्ट 1 क्लियर कर चुके हैं और अभी तक हमने परमार वंश का उदय, परमार वंशावली, परमार वंश के राजा और भानु प्रताप एवं कनकपाल की कहानी पढ़ ली है। अब बात करते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक की, जो है परमार वंश का पहला राजा कनकपाल। चलिए दोस्तों, टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, परमार वंश का पहला संस्थापक है यानी पहला राजा है कनकपाल, जो शासन करता है 888 से लेके 898 तक, यानी 10 साल शासन करता है। कौन? कनकपाल। दोस्तों, बात करते हैं इसकी स्रोत के बारे में, यानी कहाँ कहाँ से इसके बारे में प्रूफ मिले हैं कि इसने कब से कब तक शासन किया है, क्या परमार वंश का संस्थापक यही रहा है। तो काफ़ी सारे स्रोत मिले हैं, लेकिन हम इसमें पढ़ते हैं इसके महत्वपूर्ण 3 स्रोत। पहला आपका स्रोत है चांदपुर शिलालेख। दोस्तों, ये चांदपुर शिलालेख मिला है चांदपुरगढ़ चमोली में। इस चांदपुर शिलालेख में कनकपाल को चंद्रवंशीय परमार बताया गया, यानी इस चांदपुर शिलालेख में कनकपाल को चंद्रवंशीय परमार बताया गया। क्या बताया गया? चंद्रवंशीय परमार। चांदपुर शिलालेख में कनकपाल को चंद्रवंशीय परमार बताया गया। बात करें कानपुरगढ़। दोस्तों, काफ़ी सारे इतिहासकारों ने बताया है कि पहले यहाँ पर कनकपाल का गढ़ था, कनकपाल का गढ़, और कनकपाल का गढ़ होने के बावजूद इसका नाम रख दिया गया कानपुरगढ़। तो इतना ही बताया इतिहासकारों ने। बात करते कवि देवराज की। काफ़ी सारे महत्वपूर्ण इतिहासकार हुए हैं उत्तराखंड की हिस्ट्री में, लेकिन कवि देवराज उनमें से एक हैं। अगर बात करें कवि देवराज की, तो इन्होंने भी काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट बुक है इनकी, गढ़वाल राजवंशावली। कवि देवराज ने एक बुक लिखी है, गढ़वाल राजवंशावली। इस बुक में इन्होंने कनकपाल के जीवन का संपूर्ण वर्णन किया, यानी कनकपाल का वर्णन किया है कवि देवराज ने अपनी पुस्तक गढ़वाल राजवंशावली में। और इस पुस्तक में इन्होंने कनकपाल को स्वर्णपाल कहा। क्या बताया? कनकपाल को स्वर्णपाल कहा। कनकपाल को स्वर्णपाल बोला किसने? कवि देवराज ने अपनी पुस्तक गढ़वाल राजवंशावली में। अब देखिए दोस्तों, चांदपुर शिलालेख में एक इसका स्रोत मिला है, जिसमें इसको यानी किसको, कनकपाल को चंद्रवंशीय परमार बताया गया और इसे कानपुरगढ़ का राजा बताया गया। कवि देवराज ने अपनी पुस्तक गढ़वाल राजवंशावली में इसको स्वर्णपाल कहा। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें नोट करके लिखना दोस्तों एक पॉइंट। एक महत्वपूर्ण इतिहासकार हुए हैं पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी जी। पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी जी। दोस्तों, इन्होंने भी काफ़ी सारी बुक लिखी है उत्तराखंड के इतिहास के बारे में, लेकिन अगर बात करेंगे 2 बुकों की। पहली बुक का नाम है इनका गढ़वाल का इतिहास। गढ़वाल का इतिहास। और इनकी जो दूसरी बुक है वो है गढ़वाल वर्णन। दोस्तों, इस इतिहासकार यानी पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी ने अपनी पहली पुस्तक में कहा कि कनकपाल 888 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। कब? 888 ईस्वी में। और अपनी दूसरी पुस्तक गढ़वाल वर्णन में इन्होंने बताया कि गढ़वाल का इतिहास के इन्होंने अपनी पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी जी ने 2 पुस्तक लिखी हैं गढ़वाल का इतिहास। इन्होंने गढ़वाल के इतिहास में बताया है कि कनकपाल 888 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है गढ़वाल वर्णन। इन्होंने गढ़वाल वर्णन में बताया है कि कनकपाल 688 में राजगद्दी पर बैठा। और दोस्तों, यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया, क्योंकि एक ही इतिहासकार ने अपनी अलग अलग बुकों में अलग अलग ईयर लिखा है कि गढ़वाल का इतिहास में 888 में बैठा और गढ़वाल वर्णन में 688 में। तो ये इतिहासकार ही खुद ही कन्फ्यूज़न है। तो इसलिए दोस्तों, ये दोनों टॉपिक यानी ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखना कि पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी जी ने 2 बुक लिखी हैं, गढ़वाल का इतिहास और गढ़वाल का वर्णन। पहली बुक में उन्होंने लिखा है कि 888 में कनकपाल राजगद्दी पर बैठा, और दूसरी में लिखा है 688 में कनकपाल राजगद्दी पर बैठा। अगर विक्रम संवत की बात करें तो दोस्तों, इसमें 57 साल ऐड कर लेना। एग्जाम में अगर कभी कभार सपोज ने मॉडरेट क्वेश्चन पेपर पूछ दिया तो इसमें हो जाएगा 945
विक्रम संवत में, और इसमें हो जाएगा आपको कितना 745। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट राजा की, जो कि है आपका सोनपाल। अब बात करते हैं दोस्तों परमार वंश के 24वें राजा सोनपाल या स्वर्णपाल के बारे में, जो शासन करता है 1243 से लेके 1250 तक। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अभी तक हमने परमार वंश का पहला राजा पढ़ा है और उसके बाद हम डायरेक्ट आ गए हैं 24वें राजा पे, तो इसके बीच के राजा कहाँ गए? तो दोस्तों इतिहासकारों ने इनके बारे में बताया नहीं है, जो 2 से लेके 23वें राजा तक हुए हैं, क्योंकि इन राजाओं ने कोई अच्छा काम किया ही नहीं होगा, इसीलिए इन राजाओं का जो 1 से लेके 2 से लेके आपके 23 तक राजा हुए उनके बारे में डिस्कस नहीं किया है, और नहीं एग्जाम में इनके बारे में क्वेश्चन आता है। तो जो जो इम्पोर्टेंट राजा हैं हम वही पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं 24वें राजा की, सोनपाल या स्वर्णपाल। दोस्तों इस राजा के 2 पुत्र रहते हैं और ये अपने राज्य को 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो पहला जो इसका बेटा रहता है ये अपनी राजधानी बना देता है भिलंगना घाटी को, और जो इसका दूसरा पुत्र है ये चांदपुरगढ़ ही अपनी राजधानी रखता है। कहाँ? चांदपुरगढ़। पहला पुत्र, बड़ा पुत्र इसका भिलंगना घाटी को अपनी राजधानी बना देता है और छोटा पुत्र चांदपुरगढ़ को ही अपनी राजधानी रखता है। कौन? सोनपाल के 2 पुत्र। बात करते हैं दोस्तों जो ये राजा हैं तो दोनों परमार वंश के, क्योंकि बाप इनका तो एक ही है ना सोनपाल, तो ये है परमार वंश के राजा। तो समकालीन है एक दूसरे के समकालीन, क्योंकि दोनों में परमार वंश चल रहा है। राज्य की राजधानी अलग अलग बना दी है लेकिन एक दूसरे के समकालीन है और परमार वंश चल रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें राजा होते हैं 25 से लेके 32 तक, सेम इसमें भी 25 से लेके 32 तक, और ये एक दूसरे के समकालीन हैं। दोस्तों जो ये वाले राजा हैं वे इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जो चांदपुरगढ़ में राज करते हैं। ये राजा उतने इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि, तो इसलिए मैं इनके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 25वां राजा रहता है क्रांतिपाल या कादिलपाल। और इसमें दोस्तों एक दूसरे के समकालीन चल रहे हैं। इनकी बात करें 25वें राजा से लेके 32वें राजा तक सोनवंशी राजा कहलाते हैं। क्या? सोनवंशी राजा। जो सोनपाल का एक पुत्र है जो भिलंगना घाटी पर राज कर रहा है, वह 25वें से लेके 32वें तक चलता है उनका वंश, और ये 25वें से लेके 32वें तक के राजा क्या कहलाते हैं? सोनवंशी राजा। अब बात करते हैं परमार वंश के 28वें राजा लखनदेव या लक्षणदेव की। दोस्तों ये शासन करता है 1210 से लेके 1233 तक, और परमार वंश का 28वां राजा है कौन? लखनदेव या लक्षणदेव। दोस्तों ये राजा परमार वंश का पहला स्वतंत्र शासक था जिसने अपने नाम की मुद्रा चलाई। किसने? लखनदेव या लक्षणदेव परमार वंश का पहला स्वतंत्र शासक था जिसने अपने नाम की मुद्रा चलाई है। और जो इसकी मुद्रा मिली है दोस्तों, ये मिली है पुराना दरबार संग्रहालय टिहरी। तो यहाँ पर इसकी मुद्रा मिली है जो कि थी तांबे की मुद्रा, और उसमें नागरी भाषा में लिखा था लक्षणदेव। नागरी भाषा में एक तरफ लिखा था उसमें लक्षणदेव या लखनदेव, यानी लक्षणदेव की जो तांबे की मुद्रा मिली है वो मिली है पुराना दरबार संग्रहालय टिहरी में, और जो तांबे की मुद्रा थी उसमें नागरी भाषा में लिखा गया था लखनदेव या लक्षणदेव। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट राजा की, जो है आपके अनंतपाल द्वितीय या मुकुंददेव। दोस्तों इनके बारे में जो स्रोत मिला है, यानी इनके बारे में जो प्रूफ मिला है कि ये राजा थे या नहीं थे, तो वो मिला है इनका भिलंगना नदी घाटी के किनारे
उखीमठ के धारसिल गांव से। जो इनका शिलालेख मिला है यानी इनके बारे में स्रोत मिला है वो मिला है धारसिल गांव में, भिलंगना नदी घाटी के किनारे उखीमठ में। तो बात करते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों इसमें दूसरे राज्य जो आपका नेक्स्ट, अब बात करते हैं दोस्तों इसमें नेक्स्ट राजा की, जो है आपका 29वां राजा अनंतपाल द्वितीय या मुकुंददेव। ये शासन करता है दोस्तों 1333 से लेके और 1354 तक। अनंतपाल द्वितीय या मुकुंददेव 29वां राजा है परमार वंश का या सोनवंशी राजा, क्योंकि बताया था ना मैंने आपको 25 से लेकर 32वें तक के राजा सोनवंशी राजा कहलाते हैं, क्योंकि उनके बाप का नाम क्या था, सोनपाल, तो सोनवंशी राजा कहलाए 25वें राजा से लेके 32वें राजा तक। तो 29वां राजा है मुकुंददेव और ये शासन करता है 1333 से लेके 1354 तक। दोस्तों इसके बारे में जो प्रूफ मिला या स्रोत मिला है वो मिला है उखीमठ के धारसिल गांव में, यानी भिलंगना नदी घाटी के किनारे और उखीमठ के धारसिल गांव में इसका शिलालेख मिला है। किसका? अनंतपाल का, धारसिल गांव। यह है आपका रुद्रप्रयाग जनपद में, भिलंगना नदी घाटी के किनारे उखीमठ के धारसिल गांव में अनंतपाल द्वितीय का क्या मिला है, प्रूफ या स्रोत मिला है, शिलालेख मिला है। कहाँ पर? धारसिल गांव में। अब बात करते हैं दोस्तों आज हम परमार वंश के 34वें राजा जगतपाल की, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। राजा जगतपाल दोस्तों, जो आपका 29वां राजा हमने पढ़ लिया है, बात करेंगे हम 34वें राजा। 30वां 31 32वां राजा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम बात करते हैं परमार वंश के 34वें राजा, यानी परमार वंश का 34वां राजा कौन है? राजा जगतपाल। जगतपाल, और ये शासन करता है 1442 से लेके 1460 तक। कब तक करता है दोस्तों? 1442 से लेके 1460 तक शासन करता है कौन? राजा जगतपाल। और 34वां राजा है कहाँ पर? परमार वंश का। दोस्तों इसके बारे में स्रोत मिला है देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर, देवप्रयाग में एक रघुनाथ मंदिर है, और यहाँ पर इसके बारे में एक ताम्रपत्र मिला जिस पर लिखा था जगतपाल के बारे में। यानी देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में एक ताम्रपत्र मिला, ताम्रपत्र, और उस पर जगतपाल के बारे में लिखा गया था। किसके बारे में? जगतपाल के बारे में लिखा गया था इस ताम्रपत्र में, जो मिला देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में। अब बात करते हैं दोस्तों इस ताम्रपत्र की। तो इस ताम्रपत्र में इसको रजबार या प्रभुत्व संपन्न कहा गया। किसको? राजा जगतपाल को रजबार या प्रभुत्व संपन्न कहा गया था। किसको? इस राजा जगतपाल को, इस ताम्रपत्र में, जो मिला है देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों इस ताम्रपत्र में इसका वर्णन किया गया जगतपाल का कि इसने देवप्रयाग के वैष्णव मंदिर के लिए भूमि दान दिया था। यानी भूमि दान का पहला साक्ष्य मिला है जगतपाल के बारे में, भूमि दान का पहला साक्ष्य। ठीक है, कहाँ मिला है? देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में। इसमें बताया गया कि राजा जगतपाल ने देवप्रयाग के वैष्णव मंदिर के लिए भूमि दान किया था, और भूमि दान का पहला साक्ष्य है ये है परमार वंश के राजाओं में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों देवप्रयाग की। नोट करके लिखना दोस्तों, इसमें नोट करके। दोस्तों यहाँ पर देवप्रयाग में एक नक्षत्र वेधशाला है, नक्षत्र वेधशाला, जिसकी स्थापना यहाँ पर अगस्त के माह 1946 में प्रसिद्ध विद्वान चक्रधर जोशी ने की थी। किसने? चक्रधर जोशी ने।
चक्रधर जोशी जी ने देवप्रयाग में नक्षत्र वेधशाला की स्थापना करी थी 1946 में। किसने? चक्रधर जोशी ने। चक्रधर जोशी। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसलिए याद रखना दोस्तों। इसमें एक और फैक्ट की बात करते हैं दोस्तों। एक पुस्तक है डिग्लोरी दैट वाज गुर्जर प्रदेश, ये लिखी है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। काफ़ी लंबा नाम है, लंबा नाम है इसका दोस्तों। इसका नाम लिख देते हैं यहाँ पर। डिग्लोरी दैट वाज गुर्जर प्रदेश। गुर्जर प्रदेश दोस्तों हमने पढ़ा था ना इससे पहले कनकपाल के बारे में कि गुर्जर प्रदेश का निवासी था। तो पुस्तक लिखी है डिग्लोरी दैट वाज गुर्जर प्रदेश। और ये पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? ये लिखी है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। कितना लंबा नाम है इसका? कन्हैयालाल मणिकलाल। अब बात करते हैं दोस्तों परमार वंश के 37वें राजा अजयपाल के बारे में। दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट राजा है परमार वंश में, क्योंकि ये करता है 52 गढ़ों को एक। कितने? 52 गढ़ों को एक। चलिए दोस्तों इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले इसके बारे में जान लेते दोस्तों। ये परमार वंश का 37वां राजा है और 1490 से लेके 1519 तक शासन करता है गढ़वाल के संपूर्ण क्षेत्र में। और इसके समकालीन हैं दोस्तों यहाँ पर सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि अजयपाल के समकालीन कौन से राजा थे, तो आपका सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी रहते हैं समकालीन अजयपाल के। अब इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। इसके बारे में साक्ष्य या प्रूफ कहाँ से मिला है दोस्तों? एक मानवोदय काव्य है जो कि उत्तराखंड के इतिहास में ग्रंथ है, मानवोदय काव्य। ये लिखा है कवि भरत ने। किसने लिखा है दोस्तों? ये लिखा है कवि भरत, एक इतिहासकार हुए हैं, इन्होंने लिखा है मानवोदय काव्य। किसने? कवि भरत। और ये राजा मानसा के दरबारी कवि थे। आगे चलकर हम पढ़ेंगे राजा मानसा के बारे में। तो ये क्या थे? मानसा के दरबारी कवि। कौन? कवि भरत। और इन्होंने लिखा है मानवोदय काव्य, जो कि इनकी एक रचना है। यह है परमार वंश का सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक काव्य। ये संस्कृत में लिखी गई है। ये लिखी गई है संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में लिखी गई है दोस्तों ये मानवोदय काव्य। और यह है परमार वंश का सबसे ऐतिहासिक काव्य। ऐतिहासिक कह सकते हैं हम, ऐतिहासिक। कौन? मानवोदय काव्य। दोस्तों इस कवि भरत ने इस मानवोदय काव्य में अजयपाल के जीवन का संपूर्ण वर्णन किया है। किसने? कवि भरत ने अजयपाल के जीवन का संपूर्ण वर्णन किया है मानवोदय काव्य में। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों। इस कवि भरत ने मानवोदय काव्य में अजयपाल की तुलना कृष्ण, युधिष्ठिर हो गया आपका, युधिष्ठिर, भीम, इंद्र और कुबेर से की है। यानी कवि भरत ने अपनी काव्य मानवोदय काव्य में अजयपाल की तुलना करी है कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, इंद्र और कुबेर से। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कवि भरत ने कनकपाल की तुलना किससे की है, तो ऑप्शन में इनमें से एक ऑप्शन दे देगा आपको। तो ध्यान में रखना दोस्तों, कृष्ण, युधिष्ठिर, आपका इंद्र हो गया, कुबेर और भीम। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसमें सेकंड प्रूफ की। पहला तो आपका हो गया फर्स्ट आपका मानवोदय काव्य जो कवि भरत ने लिखा है। दूसरी बात करें दोस्तों इसमें हम, तो दूसरा मिला है रामायण प्रदीप। रामायण प्रदीप ये ग्रंथ है मेधाकर शास्त्री जी का। किसका? मेधाकर शास्त्री जी। इन्होंने भी
परमार वंश के राजा अजयपाल का वर्णन किया है इस रामायण प्रदीप में। किसमें? रामायण प्रदीप में। और ये भी संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में? ये दोनों संस्कृत भाषा में लिखे गए, रामायण प्रदीप और मानवोदय काव्य। ठीक है। और जो मेधाकर शास्त्री था दोस्तों, ये राजा प्रदीप शाह का दरबारी कवि था। किसका? राजा प्रदीप शाह का। प्रदीप शाह। आगे चलकर पढ़ेंगे हम प्रदीप शाह के बारे में। तो मेधाकर शास्त्री प्रदीप शाह का दरबारी कवि था और इसने लिखी है रामायण प्रदीप, जिसमें परमार वंश के 37वें राजा अजयपाल का वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों इस कनकपाल की कहानी, इस अजयपाल की कहानी की। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं कहानी की ओर। अब बात करते हैं दोस्तों परमार वंश के 37वें राजा अजयपाल के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों परमार वंश के 37वें राजा अजयपाल के बारे में। दोस्तों ये राजा इतना पावरफुल था कि ये संपूर्ण 52 गढ़ों को एक कर लेता है। चलिए दोस्तों इसकी पीछे की कहानी को समझते हैं। दोस्तों होता यह है कि अजयपाल 1490-91 में या इससे पहले ये सोचता है कि 52 गढ़ों को एक बनाने की प्लानिंग करता है। और जैसे ही इस कीर्तिचंद, यह है कुमाऊं का राजा, कुमाऊं का, इस कुमाऊं के दोस्तों राजा अजयपाल परमार वंश का 37वां राजा अजयपाल 52 गढ़ों को एक करने की प्लानिंग बनाता है। जैसे इस प्लानिंग के बारे में कुमाऊं के चंद्रवंश के कीर्तिचंद को पता चलता है कि परमार वंश का राजा अजयपाल 52 गढ़ों को एक करने वाला है। वैसे ये राजा क्या करता है, इस अजयपाल पर अटैक कर लेता है। क्यों करता है अटैक? दोस्तों ये सोचता है अगर परमार वंश के सभी राजा यानी गढ़वाल के सारे राजा इकट्ठा हो जाएंगे, सारे राजा एक हो जाएंगे, तो कल के दिन ये इन पे भी शासन करेंगे, या कल के दिन ये इन पे भी शासन करेंगे। किन पे? चंद्रवंश पर भी शासन करेंगे। तो होता क्या है दोस्तों अगर बात करें परमार वंश के 37वें राजा अजयपाल की, तो ये राजा इतना पावरफुल होता है कि ये 52 गढ़ों को एक करने की प्लानिंग करता है। और प्लानिंग करने के बाद जैसे 1490 के आसपास कीर्तिचंद को पता चलता है, जो कि है चंद्रवंशीय राजा कुमाऊं का, तो ये डायरेक्ट अटैक कर देता है 1490-91 में अजयपाल पर। क्यों करता है अटैक? इसलिए करता है दोस्तों, ये राजा सोचता है कि अगर 52 गढ़ों के राजा एक हो गए, गढ़वाल के राजा एक हो गए, तो कल के दिन ये इन पे भी शासन करेंगे, चंद्रवंश पर या कुमाऊं पर भी शासन करेंगे। कौन? राजा अजयपाल। इसलिए ये राजा डायरेक्ट अटैक कर देता है 1490-91 में राजा अजयपाल पर गढ़वाल के चांदपुर गढ़ में, और हरा देता है इसको। किसको? अजयपाल को। अजयपाल अपनी जिंदगी का पहला युद्ध ही हार जाता है। वो तो पहले ये सोच रहा था 52 गढ़ों को एक करूं, पर अब करे कैसे? ये अपनी ज़िंदगी का पहला युद्ध ही हार गया। तो होता है दोस्तों, जैसा ये अपना पहला युद्ध हार जाता है, तो उसके पश्चात एक यहाँ पर कैंतुरा राजा रहते हैं, जो कि कत्यूरी राजा हैं बागेश्वर में। कहाँ पर? बागेश्वर। ये जैसे ही देखता है कि यार चांदपुर गढ़ के राजा जयपाल तो कमज़ोर पड़ गए हैं, तो यह यहाँ से इनके सोने का सिंहासन चोर लेता है। किसका? अजयपाल का सोने का सिंहासन चोर लेता है। कौन? कैंतुरा राजा या कत्यूरी राजा, जो कि बागेश्वर में है। सिंहासन चोर लेता है किसका? अजयपाल का। अब बात करते हैं दोस्तों, अब होता यह है कि यार अजयपाल को काफ़ी दुख होता है, यार मैं अपनी ज़िंदगी का पहला युद्ध ही हार गया हूँ। तो वो क्या करता है, वो जाता है चमोली की एक जगह है पनवाखाल, और यहाँ पर करता है 1 वर्ष तक तपस्या, बिल्कुल एक पैर पर खड़े होके। और भगवान शिव शंकर उसको भैरवनाथ के रूप में दर्शन दे देते हैं और कहते हैं अजयपाल अब जल्दी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तो कहते हैं भगवान भैरव कि अजयपाल मेरे कंधों पर बैठ, और जो जो राज्य तुझे जीतने हैं, जो जो राज्य पर जिस जिस राज्य पर शासन करना है, वहाँ वहाँ तक अपनी नज़र घुमा, और उनके बाद उन पर युद्ध कर, यानी उन राजाओं पर जो उन राज्यों के राजा हैं उन पर अटैक कर, और निश्चित ही तुम्हारी जीत होगी, और इसके पश्चात तुम 52 गढ़ों को एक कर पाओगे।
उसके बाद अजयपाल आता है वापस और अपनी सेना को पावरफुल बनाता है और पहले अटैक करता है सीधे किस पर, कीर्तिचंद पर, और हरा देता है कीर्तिचंद को, क्योंकि अब तो उसको भगवान भैरवनाथ ने आशीर्वाद दे दिया था कि अब तुम 52 गढ़ों को एक करोगे। अब पहले तो कीर्तिचंद को हरा देता है, उसके पश्चात यहाँ पर कैंथुरा राजा को भी हराकर अपना सिंहासन वापस ले आता है। कहाँ? चांदपुरगढ़ चमोली में। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर एक राजा रहते हैं कंडारागढ़, जो कि रुद्रप्रयाग में है। वहाँ पर दुर्गम देश के गढ़पति के नाम से जाना जाता है, वह है नरवीर सिंह कंडारा। ये राजा दोस्तों, इनके पास एक मणि थी। किनके पास? नरवीर सिंह कंडारी जी के पास एक मणि थी जो लोहे को सोने में बदलने का काम करती थी। यानी जो इनके पास मणि थी ये लोहे को कन्वर्ट करती थी, किसमें? सोने में। तो दोस्तों जब इस राजा को पता चलता है कि राजा अजयपाल इस पे भी अटैक करने वाला है, तो ये चला जाता है डायरेक्ट कहाँ? ये सुसाइड कर लेता है। कौन? ये राजा दोस्तों। कौन राजा? नरवीर सिंह कंडारी, दुर्गम देश का गढ़पति, जो कि कहाँ पर है दोस्तों? रुद्रप्रयाग में। ये मंदाकिनी नदी में चला जाता है आत्महत्या करने। ठीक है दोस्तों उप्पूगढ़ का शासक रहता है कौन? कफू चौहान। यहाँ पर सारे मैक्सिमम यानी 51 गढ़ सारे एक हो गए थे। अजयपाल ने किसी को पत्र भेजकर, किसी से विवाह रणनीति करके, तो किसी से युद्ध करके सारे 52 यानी 51 गढ़ अपने अंडर में कर लिए थे। उसके बाद होता यह है दोस्तों, एक गढ़ बढ़ जाता है आपका उप्पूगढ़ यानी कप्पू चौहान का गढ़। यहाँ का शासक रहता है कप्पू चौहान। होता यह है दोस्तों कि यहाँ पर कप्पू चौहान इस अजयपाल को साफ मना कर देता है कि मैं अपने गढ़ को 52 गढ़ों में शामिल होने नहीं दूंगा। तो यार बात आ जाती युद्ध तक की। अब सबको लगता है कि अजयपाल तो यार 51 गढ़ों का राजा, इतना बड़ा पावरफुल शासक, तो कप्पू चौहान तो छोटा सा उप्पूगढ़ का राजा है, ये कैसे जीत पाएगा राजा अजयपाल से। अब यहाँ पर युद्ध की बारी आ जाती है। तो कप्पू चौहान की मम्मी और उनकी जो पत्नी होती हैं, यानी कप्पू चौहान की माँ और पत्नी, इसके अपने एक सेनापति को भेजते हैं जब युद्ध करने जाता है कप्पू चौहान। और जब इनके बीच दोस्तों जब इनके बीच युद्ध होता है, यानी चांदपुरगढ़ के राजा अजयपाल और कप्पू चौहान के बीच, तो कप्पू चौहान के पीछे पीछे कप्पू चौहान की माँ और पत्नी एक अपना सैनिक भेज देते हैं कि जैसे ही आपको लगेगा, और कहती हैं उस सैनिक को, जैसे आपको लगेगा कि कप्पू चौहान रणनीति में हार गया या मारा गया, तो तुरंत हमें आकर बता देना, हम उप्पूगढ़ को राख कर देंगे। अब दोस्तों होता यह है, अजयपाल भी अपना सेनापति को भेजता है और यहाँ से कप्पू चौहान आ जाता है। जैसे ही दोस्तों युद्ध चल रहा होता है, इनका सेनापति यानी उसकी मम्मी का दूत, राजदूत बोल सकते हैं, आता है। तो वो देखता है यार कप्पू चौहान तो कहीं दिख ही नहीं रहा, उतनी भीड़ में कहाँ से दिखेगा, वो तो युद्ध कर रहा है। तो वो देखता है कि कप्पू चौहान दिख नहीं रहा, इसका मतलब कप्पू चौहान मारा गया। तो वापस डालता है और उसकी माँ और पत्नी को ये खबर देता है कि कप्पू चौहान मारा गया बिना जाने हुए। और उसकी माँ और पत्नी क्या करते हैं, पूरे उप्पूगढ़ को राख कर देते हैं। यानी कप्पू चौहान की माँ और पत्नी उप्पूगढ़ को राख कर देते हैं। और यहाँ युद्ध चल रहा होता है कप्पू चौहान और अजयपाल के सेनापति के बीच। और होता यह है कि कप्पू चौहान जीत जाता है, अजयपाल के एक सेनापति को मार देता है और जीत जाता है। और ये जैसे वापस जाता अपने उप्पूगढ़, वो देखता है यार उप्पूगढ़ तो पूरा राख हो चुका है, वहाँ पे तो सारे लोग मारे गए, सारा उप्पूगढ़ राख हो चुका था। और ये थोड़ा इमोशनल हो जाता है और पीछे पीछे अजयपाल के सेनापति लोग इसे पकड़ लेते हैं और कप्पू चौहान आसानी से आ जाता है इनके दरबार में, किसके? अजयपाल में। और अजयपाल बाद में इसके सिर को काट देता है, किसके? कप्पू चौहान के। लेकिन दोस्तों फिर भी जो अंतिम संस्कार होता है वो बड़े प्यार से करता है अजयपाल, किसका? कप्पू चौहान को, क्योंकि ये राजा एक ताकतवर राजा था, पावरफुल राजा था। कौन? कप्पू चौहान। अब दोस्तों ये उप्पूगढ़ भी शामिल हो गया 52 गढ़ों में। इस प्रकार राजा अजयपाल पूरे 52 गढ़ों को एक कर देता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों मैं चांदपुरगढ़ की।
मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों, ये चांदपुर गढ़ इतना ऐतिहासिक है कि वर्ष 2004 में यहाँ पर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा उत्खनन कर दिया गया। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा उत्खनन कर दिया गया और प्रमाण के रूप में यहाँ पर 12 कक्ष मिले थे। कितने? 12 कक्ष मिले थे। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों इस अजय पाल ने कैसे कैसे इन 52 गढ़ों को जीता। दोस्तों इसने 3 प्रकार की टेक्निक अपनाई। जो पहले इसकी टेक्निक थी ये थी कि इसने विवाह नीति। इसने क्या किया, जितने भी मैक्सिमम गढ़ थे उनके जो गढ़ के जो 52 गढ़ों में से जो कुछ गढ़ ऐसे थे जिनके शासकों की पुत्रियों से इसने विवाह कर लिया और विवाह करने के पश्चात वो गढ़ भी इसके अंडर में आ गए। यानी वो अब दोस्तों अजय पाल ने मोस्टली 3 टेक्निक अपनाई है 52 गढ़ों को एक करने के लिए। एक तो उसने विवाह नीति अपनाई है, विवाह नीति करके। दूसरी इसने जो नीति अपनाई है पत्र के द्वारा, पत्र भेजकर या डरा धमकाकर इसने 52 गढ़ों को एक किया। फिर तीसरा आता ऑप्शन लड़ाई करके यानी युद्ध, जो कि यहाँ पर कैंतुरा राजा या कंडारा लाइट युद्ध कह सकते हैं, कंडारागढ़ वाला और उप्पूगढ़ वाला युद्ध। तो ये मैक्सिमम युद्ध हुए यहाँ पे। ठीक है, और जो इनका सेनापति था कौन, कप्पू चौहान का, ये देवू का इसका नाम था। ये खबर देता है कप्पू चौहान की माँ को कि कप्पू चौहान मारा गया है युद्ध में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों इसमें नेक्स्ट टॉपिक की। तो चलिए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इसमें एक पॉइंट रह गया था कि ये जो रामायण प्रदीप एक रचना है, ये है आपकी मेधाकर शास्त्री, जो कि प्रदीप शाह के राजदरबारी कवि थे। इन्होंने इन दोनों घटनाओं का, कैंतुरा राजा का स्वर्ण सिंहासन चोरना और कीर्तिचंद का युद्ध यानी 1490 से 91 के बीच जो युद्ध हुआ कीर्तिचंद और अजयपाल, जिसमें अजयपाल हार जाता है, इन दोनों का वर्णन मेधाकर शास्त्री ने अपनी पुस्तक रामायण प्रदीप में किया है। इन दोनों घटनाओं का वर्णन किसका, कैंतुरा राजा का सोने का सिंहासन चोरना और कीर्तिचंद का अजयपाल को हराना। तो ये दोनों घटनाओं का वर्णन इस रामायण प्रदीप में की गई है। किसके द्वारा, मेधाकर शास्त्री जी द्वारा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, जैसे उप्पूगढ़ से रिलेटेड। दोस्तों जो उप्पूगढ़ है ये टिहरी में है। दोस्तों टिहरी में है आपका उप्पूगढ़। कौन सा गढ़, उप्पूगढ़। दोस्तों यहाँ पर कप्पू चौहान यानी वीर कप्पू चौहान की याद में आज भी मेला लगता है। कहाँ पर, उप्पूगढ़ में। कहाँ पर, उप्पूगढ़ में मेला लगता है कप्पू चौहान की याद में। यानी टिहरी के उप्पूगढ़ में कप्पू चौहान की याद में आज भी यहाँ पर मेला लगता है। ठीक है, अगर दूसरी बात करें दोस्तों, हमने भी पढ़ा था कीर्तिचंद ने अजयपाल पर युद्ध करने का हमने भी पढ़ा था कि हमने अभी पढ़ा था दोस्तों रामायण प्रदीप में मेधाकर शास्त्री ने कीर्तिचंद द्वारा अजयपाल पर अटैक किया गया। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि ये कुमाऊं का पहला ऐसा शासक था जिसने अजयपाल पर ये जो आपका दोस्तों अगर बात करें हम इसमें दूसरे पॉइंट की, तो आपका दूसरा पॉइंट है कीर्तिचंद से। कीर्तिचंद कुमाऊं का ऐसा शासक था जिसने पहली बार अटैक किया था गढ़वाल के राजा अजयपाल पर। पहला शासक है जो चंद्रवंश का जिसने गढ़वाल पर अटैक किया। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट की। अगर हम बात करें उप्पूगढ़, तो कप्पू चौहान पर विजय की
घटना का उल्लेख एक गढ़वाली पवाड़े में मिलता है, जो कि तारादत्त गैरोला जी ने दिया है। तारादत्त गैरोला जी। तो पवाड़ों द्वारा रचित गीत क्या हो दोस्तों? एक्चुअली ये में जो पवाड़े होते हैं वो बेसिकली भाड़ों द्वारा रचित गीत होते हैं। मतलब भाड़ू मतलब वीर, जो वीर रचना करते हैं किसी गीत की तो उसे कहते हैं पवाड़ा कह सकते हैं दोस्तों इसको। तो काफ़ी सारे पवाड़े चल रहे हैं अभी भी। तो जैसे कप्पू चौहान का लोधीरी खोला का पवाड़ा अभी भी चल रहा है दोस्तों। तो ये सारे, जीतू बगवाल हो गया आपका, तो ये सारे आपके पवाड़े हैं जो भाड़ों द्वारा रचित गीत हैं, यानी वीरों द्वारा रचित गीत हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें किसकी? अजय पाल की। अगर इसमें देखा जाए दोस्तों तो अजय पाल ने अपनी राजधानी ट्रांसफर करी है। पहले इसकी राजधानी थी चांदपुरगढ़, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अजय पाल ने 1512 ईस्वी में अपनी राजधानी शिफ्ट करी, कहाँ? देवलगढ़ में। और उसके बाद फिर उसने 1517 में श्रीनगर में, क्योंकि श्रीनगर इसका मिडिल पॉइंट था गढ़वाल का। तो 1512 में उसने चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ और 1517 में देवलगढ़ से श्रीनगर राजधानी ट्रांसफर करी। किसने? अजय पाल ने। और अजय पाल का राजभवन भी कहाँ पर था? श्रीनगर में, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों अजय पाल ने यहाँ पर देवलगढ़ में, मैंने आपको इससे पहले ही बता रखा है, यहाँ पर राजेश्वरी मंदिर, गौरा देवी मंदिर और सत्यनाथ भैरव मंदिर, यानी अजय पाल ने देवलगढ़ में राजेश्वरी मंदिर, गौरा देवी मंदिर और सत्यनाथ भैरव मंदिर का भी निर्माण किया था।